हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भूगोल का नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आज का क्वेश्चन सीरीज है 126 से 150 तक। तो आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 126 से स्टार्ट करते हैं। इसमें कथन ये दिया है कि जो सभ्यता संस्कृति की वाहक है, कथन है, और कारण कह रहा है कि एक समाज से दूसरे समाज को हस्तांतरण सभ्यता के माध्यम से ही होता है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। ए सही है, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये तो सही है कि जो सभ्यता संस्कृति की वाहक है और एक समाज से दूसरे समाज को हस्तांतरण सभ्यता के माध्यम से ही होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभ्यता जो है संस्कृति का वाहक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए और आर सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या है, यानी कथन तो सही व्याख्या है, कथन तो सही है, कथन के साथ साथ जो इसका कारण दिया है कारण भी सही व्याख्या है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 127। प्रश्न संख्या 127 ये कह रहा है कि इसमें दिया है कि सांस्कृतिक प्रदेश में बृहद रूप से मानवीय व्यवहार, मानसिकता एवं विचार सम्मिलित होता है। मतलब जो भी सांस्कृतिक प्रदेश है उसमें एक तरह का अलग अलग सांस्कृतिक प्रदेश में अलग अलग मानवीय व्यवहार रहेंगे, उसमें मानसिकता उनकी अलग होगी, विचार अलग होंगे, यानी दो संस्कृतियों में इस आधार पे हम अंतर देखते हैं, यानी दो संस्कृति प्रदेश है तो उसमें अंतर इस आधार पे हम करते हैं। और कारण है कि यह प्रदेश भाग लेने वाले व्यक्तियों के विचारों एवं क्रियाओं को काफी हद तक प्रभावित करता है। तो इसका जो होगा कि क्योंकि ये दे रहा है कि यह प्रदेश भाग लेने वाले व्यक्तियों के विचारों एवं क्रियाओं को काफी हद तक प्रभावित करता है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि इसमें दिया है ना मानव व्यवहार, मानसिकता विचार इसमें सांस्कृतिक प्रदेश में सम्मिलित है। जब ये सारे सम्मिलित हैं तो ये व्यक्ति के विचारों क्रियाओं को काफी हद तक प्रभावित कर ही रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127 का अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 128 दिया है। इसमें कथन ए दिया है कि सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया की विधि है। कारण है आर। इसका दिया है कि किसी समुदाय के जीवन के लिए सामाजिक प्रक्रियाएं मूलाधार होती है, यानी कोई भी किसी समुदाय है उस समुदाय का जीवन जिस प्रकार का हो रहा है, जैसे जीवन के लिए सामाजिक प्रक्रियाएं हैं मूल आधार होती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया की विधि ये अलग कथन है, और फिर किसी समुदाय के जीवन के लिए जो है सामाजिक प्रक्रिया मूल आधार होती हैं, तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 129। ये पूछ रहा है कि जो राजनीतिक भूगोल है को किसकी शाखा माना जाता है। राजनीतिक भूगोल को किसकी शाखा माना जाएगा, इसको भौतिक भूगोल की शाखा माना जाएगा या मानव भूगोल की शाखा माना जाएगा या आर्थिक भूगोल की शाखा माना जाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो राजनीतिक भूगोल है ये शाखा हो जाएगा मानव भूगोल का, यानी जो राजनीतिक भूगोल है ये मानव भूगोल की एक शाखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 130 है। इसमें दिया है कि राजनीतिक भूगोल की विषय वस्तु क्या है। इसकी विषय वस्तु बताना है। ऑप्शन ए कि राज्य का स्वरूप है, ऑप्शन बी राजनीतिक संरचना है, ऑप्शन सी है कि ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो राजनीतिक भूगोल इसकी विषय वस्तु राज्य का स्वरूप भी है और राजनीतिक संरचना दोनों का अध्ययन करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 131। इसमें दिया है कि राजनीतिक भूगोल की
अभिनव प्रवृत्ति है। अभिनव प्रवृत्ति क्या है ये हमें इसमें बताना है कि इसके अभिनव प्रवृत्ति के बारे में बताना है। ऑप्शन ए दिया है राजनीतिक रुचि का प्रदर्शन करना। ऑप्शन बी है राज्य का जैविक इकाई के रूप में अध्ययन। ऑप्शन सी है स्थानों की राजनीति का अध्ययन। ऑप्शन डी है राज्य का क्षेत्रीय विशिष्टता के रूप में अध्ययन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य का जैविक इकाई के रूप में अध्ययन करना। राजनीतिक भूगोल की जो अभिनव प्रवृत्ति का मतलब नवीनतम या नया प्रवृत्ति ये देखने को मिलता है कि अब वर्तमान समय में राज्य का जैविक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। राज्य के जैविक इकाई के रूप में का मतलब है कि राज्य को ऐसे सजीव रूप में माना जाता है कि राज्य का भी विस्तार होता है, राज्य विकास करता है, राज्य अपना वृद्धि करता है, अपने क्षेत्र का विस्तार करता है, इस तरह से। इसलिए इसका जो हो जाएगा राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 132। ये दिया है कि राजनीतिक भूगोल में राज्य की जैवीय विचारधारा का प्रतिपादन किया, यानी राजनीतिक भूगोल में राज्य की जैवीय अवधारणा या जैविक विचारधारा किसने प्रतिपादित किया। या फिर इसमें देखते हैं, हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने। ऑप्शन बी है अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने। ऑप्शन सी है जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने। ऑप्शन डी है ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन इसका, जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने, यानी जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा राजनीतिक भूगोल में राज्य की जैविक विचारधारा लाई गई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 133 है। इसमें दिया है कि राजनीतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। राजनीतिक भूगोल का जनक बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दी है जेलेन। ऑप्शन बी है हाउसहोफर। ऑप्शन सी है रैडजिल और ऑप्शन डी है हार्टसोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैडजिल। ऑप्शन सी हो जाएगा रैडजिल, राजनीतिक भूगोल का जनक कहा जाता है रैडजिल को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 134। 34 में दिया है कि ये दिया है कि जैविक राज्य की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रैडजेल, ऑप्शन बी है रिटर, ऑप्शन सी है ब्लास महोदय और ऑप्शन डी है हम्बोल्ट। तो जो है इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैडजेल। जैविक राज्य की संकल्पना दिया था ये रैडजेल द्वारा दिया गया। रैडजेल को राजनीतिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ये एक जर्मन भूगोलवेत्ता भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 135। ये दिया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है राजनीतिक भूगोल से नहीं है। ऑप्शन ए है एफ, रैडजेल। ऑप्शन बी आई वोमैन या ईसा वोमैन हो जाएगा। ऑप्शन सी है आर जे जॉनस्टन। ऑप्शन डी है एच जे मैकेंडल। इसमें बताना है कि राजनीतिक भूगोल में किसका योगदान नहीं है या राजनीतिक भूगोल से संबंधित नहीं है। देख लीजिए, इसमें जो रैडजेल है ये भी राजनीतिक भूगोल में योगदान किए हैं, जॉनस्टन भी हैं और एच मैकेंडल ने तो दिया ही है अपना कंसेप्ट। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ईसा वोमैन जो है इन्होंने क्या किया है, राजनीतिक भूगोल में योगदान नहीं दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 136। इसमें दिया है राज्य के लेवेंस्ट्रॉम का प्रयोग किया गया है। ये कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, ये शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रैडजेल, ऑप्शन बी है हार्टसोन, ऑप्शन सी है जेलेन और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो हो जाएगा कि लेवेंस्ट्रॉम का कंसेप्ट या लेवेंस्ट्रॉम अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है रैडजेल का। ये कंसेप्ट जो है रैडजेल का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 137। ये दिया है कि राजनीतिक भूगोल का संबंध निम्न में से किसके संदर्भ में पाया जाता है। ऑप्शन ए है लोगों के संदर्भ में, राज्य क्षेत्र, सी है पारंपरिक संबंध व ऑप्शन डी है ये सभी। तो देखिए जो राजनीतिक भूगोल का संबंध है ये है लोगों से भी है, राज्य क्षेत्र से भी है, वो पारंपरिक संबंधों का उसमें लोगों राज्यों में किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका में सारे के सारे सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 138 है। प्रश्न संख्या 138 कह रहा है कि वर्तमान वैश्वीकरण में कौन सी भू राजनीतिक समस्या देखने को मिलती है। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं। ए है प्रवसन,
ऑप्शन जो बी है आंतरिक गतिविधियां हैं, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, व ऑप्शन डी है बाजार, यानी वर्तमान वैश्वीकरण में कौन सी भू राजनीतिक समस्या, जो समस्या है वो कौन सी समस्या है, ये बताना है हमें। तो देख इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी प्रवसन भी इसमें शामिल है। वैश्वीकरण की वजह से प्रवसन की सबसे बड़ी समस्या है, समस्या के रूप में आ रहा है। और बी जो है आंतरिक गतिविधियां, आंतरिक गतिविधियां प्रवसन ऐसे हो गया क्योंकि जहाँ पे अनुकूल दशाएं लोग बहुत अधिक मात्रा में प्रवास कर जा रहे हैं, तो वहां भी असंतुलन होगा, जिस क्षेत्र से जाएंगे वहां भी असंतुलन उत्पन्न होगा। फिर आंतरिक गतिविधियां, आंतरिक गतिविधियों में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 139। प्रश्न संख्या 139 पूछ रहा है, दिया कि भूमंडलीकरण के दौर में भू राजनीति के संदर्भ में किसका अध्ययन आवश्यक हो गया है। इसमें देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन ए है शरणार्थी का, ऑप्शन बी है स्थानिक समस्याओं का, ऑप्शन सी है राज्य के विकास का, ऑप्शन डी है बढ़ते बाजार का। तो इसमें जो है भूमंडलीकरण के दौर में भू राजनीतिक संदर्भ में सबसे मतलब अध्ययन जो आवश्यक हो गया, ये हो गया है शरणार्थियों का। जो शरणार्थी एक देश से दूसरे देश में, एक स्थान से दूसरे स्थान में जो प्रवास कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के दौर में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 140। प्रश्न संख्या 140 है कि किस प्रसिद्ध विद्वान व भूगोलवेत्ता ने विश्व में शक्ति स्थापित करने के लिए सामुद्रिक शक्ति को, यानी सामुद्रिक शक्ति को महत्वपूर्ण कारक माना। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है महान, ऑप्शन बी है मैकेंडर, ऑप्शन सी है सेवरस्काई व ऑप्शन डी है हाउसहोफर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जो महान, ये मतलब भूगोलवेत्ता का नाम है। तो इन्होंने सामुद्रिक शक्ति को महत्वपूर्ण बताया कि जो सामुद्रिक शक्ति है, इन्होंने कहा कि सामुद्रिक शक्ति जिसके पास है या सामुद्रिक क्षेत्र अधिकार जिसके पास है, वो विश्व में एक शक्ति के रूप में उभर सकता है, अपनी शक्ति स्थापित कर सकता है, ये विश्व में उसका महत्वपूर्ण स्थान होगा। तो ये महान नामक भूगोलवेत्ता ने ये विचारधारा या ये कंसेप्ट रखा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 141। इसमें दिया है, अलेक्जेंडर डी सेवरस्काई ने भू राजनीति के क्षेत्र में किस क्षेत्र के महत्व को मतलब उजागर किया है, किस क्षेत्र के महत्व को। आगे देखते हैं, ऑप्शन ए दिया है कि जल के महत्व को उजागर किया, ऑप्शन बी है कि स्थल के महत्व को उजागर किया है, या ऑप्शन सी है कि वायु के महत्व को उजागर किया इन्होंने, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिस प्रकार से महान ने जल के महत्व को उजागर किया है, इस प्रकार से अलेक्जेंडर डी सेवरस्काई ने इन्होंने जल के महत्व नहीं वायु के उन्होंने महान ने जल के महत्व को और इन्होंने सेवरस्काई ने वायु के महत्व को उजागर किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 142। 142 है कि सीमाओं पर सर्वप्रथम अध्ययन कार्य किसने किया। सबसे पहले अध्ययन कार्य किसने किया सीमाओं पे। ऑप्शन ए में दिया है हाउसहोफर, ऑप्शन बी है हार्टशोर्न, ऑप्शन सी है जेलेन, ऑप्शन डी है रेडजेल। ठीक, तो सीमाओं पर सर्वप्रथम अध्ययन कार्य जो किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडजेल महोदय द्वारा। रेडजेल महोदय ने सर्वप्रथम इस पे अपना कार्य किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडजेल महोदय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 143 दे रहा है कि निम्न में से किस विद्वान ने अमेरिकी सीमा विवाद पर अपना विचार दिया था। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है फासेट महोदय द्वारा, ऑप्शन बी है ईसा बोमेन महोदय द्वारा, ऑप्शन सी है मिन्गे व ऑप्शन डी अलेक्जेंडर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ईसा बोमेन, यानी अमेरिकी सीमा विवाद पे अपना विचार दिया था ईसा बोमेन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 144। ये है कि कैलिफोर्निया नेवादा सीमा विवाद पर लेख लिखने वाले निम्न में से कौन प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं कैलिफोर्निया नेवादा सीमा विवाद पे। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, ऑप्शन ए है फासेट, ऑप्शन बी है मिन्गी, ऑप्शन सी बी थॉमस, ऑप्शन डी है एफ.डब्ल्यू. बॉक्स। यहाँ पे एफ हो जाएगा, एफ.डब्ल्यू. बॉक्स हो जाएगा। तो देखिए इस पे जो लिखा है
इस पे लेख लिखने वाले जो भूगोलवेत्ता हैं ये हैं ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी थॉमस। बी थॉमस ने कैलिफोर्निया नेवादा सीमा विवाद पर लेख लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 145 है कि सीमाओं की प्रकृति संबंधित जैविक संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, यानी जैविक संकल्पना संबंधी प्रतिपादन किसने किया सीमाओं की प्रकृति पे। तो जैविक संकल्पना, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन ए है रेडजेल, ऑप्शन बी है हाउसहोफर, ऑप्शन सी है जेलेन, वो ऑप्शन डी दिया है, ये होगा टूम, ये होगा ट्रूमन द्वारा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हाउसहोफर महोदय द्वारा ये जैविक संकल्पना दिया है, सीमाओं की प्रकृति पर जैविक संकल्पना दिया है हाउसहोफर महोदय द्वारा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 146 है, इसमें दिया है कि सीमाओं का आनुवांशिक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। उन्होंने जैविक किया है हाउसहोफर ने, और आनुवांशिक वर्गीकरण किसने किया है। ऑप्शन ए है रेडजेल, ऑप्शन बी है जोन्स, ऑप्शन सी है हार्टसन, व ऑप्शन डी है पाउंड्स। तो ये जो आनुवांशिक वर्गीकरण दिया है ये दिया है हार्टसन महोदय द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 147। इसमें दिया है कि राजनीतिक सीमाएं नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए है होल्डिच, ऑप्शन बी है रेडजेल, ऑप्शन सी है हार्टसन, व ऑप्शन डी है रिटर महोदय। तो राजनीतिक सीमाएं पे ये जो पुस्तक लिखा है ये लिखा गया है होल्डिच महोदय द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 148। ये दिया है कि राजनीतिक सीमांत एवं सीमा की रचना कृति किसकी है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन देखिए दिया है, ऑप्शन ए है रेडजेल महोदय, ऑप्शन बी है हम्बोल्ट, ऑप्शन सी है रिटर, व ऑप्शन डी है C.H. होल्डी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, T.H. होल्डी, यानी राजनीतिक सीमांत एवं सीमा की रचना की कृति है T.H. होल्डी की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 149 है। ये दिया है कि सीमा विकास की प्रथम अवस्था कौन है, यानी सीमा विकास की प्रथम अवस्था प्रारंभिक अवस्था में इसमें से क्या किया जाता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए परिसीमन किया जाता है, ऑप्शन बी निश्चय किया जाता है, ऑप्शन सी सीमांकन किया जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देख लीजिए इसका सबसे प्रारंभिक अवस्था है, पहले अवस्था है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा निश्चय, यानी सीमा विकास सबसे पहले उसका निश्चय किया जाता है, निश्चय करके फिर उसका क्या किया जाता है परिसीमन, कि हाँ यहाँ से यहाँ तक दो देशों के बीच में यहाँ से सीमाएं होंगी। फिर पहले उसका परिसीमन किया जाता है, परिसीमन के बाद फिर सीमांकन, फिर उसका तब जाके उसमें सीमांकन किया जाता है कि हाँ ये दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, इस तरह से। तो पहली अवस्था होगी आपकी निश्चय हो जाएगा, फिर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा आपका परिसीमन, फिर सीमांकन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 150। देखिए इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सीमाओं की प्रकृति है, सीमाओं की प्रकृति बताना है। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन ए दिया है कि सीमाएं सामान्यतः मानवकृत होती हैं, ऑप्शन बी है सीमाएं दो राज्यों के मध्य आवागमन व वैचारिक प्रवाह में बाधक होती हैं, ऑप्शन सी है कि राज्यों के क्षेत्र प्रसार व संकुचन के समय सीमाएं परिवर्तनशील होती हैं, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सभी के सभी, क्योंकि सारी कथन सही कहेंगे, सीमाएं मानवकृत ही होती हैं, सीमाएं दो राज्यों के मध्य आवागमन वैचारिक प्रवाह में बाधक होती हैं, ये भी सही है, और राज्यों के क्षेत्र प्रसार और संकुचन के समय सीमाएं परिवर्तनशील हैं, ये भी सही है क्योंकि सीमाएं परिवर्तनशील होती हैं। तो ये आज का अंतिम प्रश्न है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।